नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में मरवाकी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जोगी की जाति के सवाल पर बवाल मचना शुरू हो चुका है, जिसे देख कहना गलत नहीं होगा कि मरवाही में जब जब चुनाव की चर्चा होती है तब तब जोगी जाति का जिन्न नजर आने लगता है। अब अजीत जोगी के निधन के बाद सवाल ऋचा जोगी की जाति पर भी खड़े किए जाने लगे हैं, जिसे लेकर ऋचा जोगी अपनी सास रेणु जोगी के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। जवाब तो देना होगा में हम पूछेंगे सवाल कि क्या चुनावी मजबूरी है और जाति पर सवाल जरूरी है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। मुझे यही लगता है कि वो हमको चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते हैं, वो मैदान में उतरने ही नहीं देना चाहते हैं हमको, और मतलब बिना किसी कारण से यानी बेकार में ही ये सब बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, जबकि कोर्ट से भी आदेश आ चुका है कि मेरे हस्बैंड की जाति के लिए, और हमारे भी मतलब जो परिवार के हैं वो आदिवासी उसमें आते, कैटेगरी में ही आते हैं, लेकिन उसमें भी अब सवाल उठाया जा रहा है। मैंने वही कहा कि आप भी महिला हैं और महिलाओं के अधिकारों की, और मतलब वो भी आदिवासी हैं, वर्ग को बिलोंग करती हैं, तो वो रक्षा करें और मतलब जो कुछ मतलब उनके अधिकार क्षेत्र में है हमारी मदद करें। तो ये जो जोगी परिवार है आदिवासी क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ते रहते हैं, और चूंकि उनका परिवार आदिवासी नहीं है, इन लोगों ने कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी करने के लिए हमने राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हमने साथ में तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि जैसे अभी मरवाही चुनाव होगा, इन लोग चुनाव लड़ने के में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ में तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से जाति का मुद्दा बेहद मायने रखता है, क्योंकि लगता यही है कि मरवाही में चुनावी मैदान में उतरने के लिए जोगी कांग्रेस के पास अमित जोगी एक बड़ा चेहरा थे, लेकिन अगर उनकी जातिगत मामला फंसता है तो जोगी कांग्रेस ने बी प्लान तैयार कर रखा था कि ऋचा जोगी को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और जोगी साहब की बहू के रूप में एक सहानुभूति लहर के साथ ये सीट एक बार फिर से जोगी कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, और आप अब से कुछ देर पहले ऋचा जोगी को सुन भी रखे थे, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है ये लोग हमें चुनाव में उतरने ही नहीं देना चाहते। इस बात से आप इस संकेत को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी लिहाज से जाति का मामला अब और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर सवाल यही खड़ा होता है कि क्या छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव आएंगे तब तब जाति का मामला इसी तरह से तूल पकड़ता जाएगा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में जोगी की जाति के जिन्न को कब तक जिंदा रखा जाएगा और क्यों। और फिर सवाल एक और यही खड़ा होता है कि आखिर इसके पीछे है कौन जो इस जिन्न को जिंदा रखना चाहता है। चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कौन कौन मौजूद रखने वाला है हम आपको मिलवा देते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। केदार गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता है। केदार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इकबाल अहमद रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले केदार गुप्ता साहब आप ही से शुरुआत करते हैं कि क्या चुनावी मजबूरी है और यही वजह है कि जोगी की जाति पर सवाल फिर जरूरी है? बहुत स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कितनी षड्यंत्रकारी राजनीतिक पार्टी है, जो अपने हित और अपने लाभ के लिए कैसे परिस्थितियों को पलटती है। यही कांग्रेस है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और अजीत जोगी आदिवासी हैं इसलिए मुख्यमंत्री बनाया, ऐसा कह के एक बार आदिवासियों को प्रसन्न कर दिया। आज परिस्थितियां बदली तो उसके बाद आज कहते हैं कि जोगी तो आदिवासी है ही नहीं, अमित जोगी आदिवासी है ही नहीं, ऋचा जोगी आदिवासी है ही नहीं। अरे कांग्रेस कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भयाक्रांत है। रेत माफिया, शराब माफिया और अब तो बलात्कार माफिया भी सामने आ रहा है। कल ही घटना हुई केशकाल में, हमारी आदिवासी बहन को 7 लोगों ने रैप किया
और पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं हुई। कल उनकी लाश को, गड़ी हुई लाश को निकाला गया और आज पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो ये कांग्रेस की स्थिति आदिवासी वर्ग में पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और ये भय खा रहे हैं, ये डर रहे हैं कि हम चुनाव हारेंगे, इसलिए ये जाति के चिन्ह को फिर से खड़ा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अजीत जोगी इनके पहले मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया ना, कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये आदिवासी हैं, इनको प्रथम मुख्यमंत्री बनाओ कांग्रेसियों ने ही बनाया कि हमारे आदिवासी नेता हैं। आज जब उनको सामने खड़े हो गए चुनाव लड़ने, वही आदिवासी तो नहीं है। और जहां तक कानून का सवाल है, आयोग ने रिपोर्ट दी है कि ये आदिवासी नहीं है जोगी जी ने, उसके खिलाफ वो हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट बीजेपी मानती है या नहीं मानती है जोगी परिवार को आदिवासी? देखिए, हमारा मानना नहीं मानना, हम कानून को मानते हैं। आयोग ने निरस्त किया, ये हाईकोर्ट में गया। हाईकोर्ट जो फैसला देगा भारतीय जनता पार्टी उसका सम्मान करती है। नेताम साहब क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? 18 सवालों का जो पन्ना प्रस्तुत किया गया है वो फिर आखिर क्या इशारा करता है? सीधी बात है कि जब प्रश्न खड़े हुए तो प्रश्न किए जाएंगे। पर कांग्रेस की आप बात देखिए, वही अजीत जोगी आदिवासी थे जब प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का बनाया, कैसे लूटते हैं आदिवासियों को। और आज ये डर के ऐसे भयाक्रांत हो गए और इसके लिए ये एक जिन्न खड़ा कर रहे हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या जब प्रथम बार अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और आदिवासी आपने कहा, तो आप जानते थे क्या ये आदिवासी नहीं है? आप आदिवासियों को छलना शुरू किए थे क्या? और आज जब लड़ने की बारी आई है उसी आदिवासी से तो भाग रहे हो आप। कितना छलावा करोगे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों से? ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस को चुनाव का सामना करना चाहिए। उच्च न्यायालय में पिटीशन है। मैं तो समझता हूं जहां तक कि हम सभी को उच्च न्यायालय के पिटीशन का इंतजार करना चाहिए। और जहां तक कांग्रेस की स्थिति का सवाल है, वो बद से बदतर हो चुकी है छत्तीसगढ़। आपसे और कई सवाल हैं, लूंगा मैं। शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, कैसे देखते हैं चुनावी लिहाज से ये मुद्दा एक बार फिर महत्वपूर्ण होता दिखाई देता है? क्या जोगी कांग्रेस के बी प्लान को भी निरस्त करने की तैयारी? देखिए दिपेश जी, सबसे पहली बात ये है कि हमारे केदार भाई ने अजीत जोगी के जाति प्रकरण पर बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा। आज जोगी जी हमारे बीच नहीं है, इसलिए जाति संबंधी समस्या है उसका तो निपटारा हो जाता है, हाईकोर्ट में रहते हैं। अब सवाल ये है कि जिन लोग आज अपनी जाति प्रमाण पत्र, उनकी जो संबद्धता है, उनकी जो संवैधानिक उसका जो उत्तर है, उस पर बातचीत होनी चाहिए। और बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी है वैसी है, अजीत जोगी को बड़े आज तक, हाँ हमने आज तक मुख्यमंत्री को बनाया, मगर भारतीय जनता पार्टी ने तो पहली बार प्रश्न उठाया संत कुमार नेताओं ने कि ये उनकी जाति जो है संदेहास्पद है। फिर कई साल प्रकरण चला और वो भी अपनी सुविधा के हिसाब से, जब उनको जोगी जी सुविधाजनक लगे तो प्रकरण को लंबा खींचते चले गए। और ये इस तरह की बात जब करते हैं कि आज ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप एक बात समझिए कि राजनीति में किसी भी सरकार के का प्रमाण कैसे मिलता है, सरकार की प्रमाणिकता कैसे मिलती। हमारे 2 साल पहले हमारी सरकार बनी 69 सीटों के साथ, और उसके बाद में हमने 2 उपचुनाव, ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत, नगर पालिका के। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाला मरवाही उपचुनाव भी नहीं। अब ये अगर ये कहेंगे कि ये तो ऐसा माफिया है वैसा माफिया है, हमका है ढमका है, कलियामारी की घटना को, इनके कार्यकाल में किस किस तरह से आदिवासी बालिकाओं के साथ अभद्र दुराचार हुआ है, इन सब बातों, और किस कारण ये 15 साल की सत्ता गंवा करके वो सब चीजें तो खैर बहुत पुरानी हो जाएगी। लेकिन अभी जो मसला उठकर सामने आ रहा है, ऋचा जोगी की जाति के मामले को एक बार फिर से अगर उठाया जा रहा है, तब फिर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसमें राजनीति किस तरह की है और क्या राजनीतिक लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। रिजवी साहब को मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा। रिजवी साहब, किस तरह से देखते हैं इस मसले को? देखिए, मैं तो इस मसले को जोड़ना ही चाहता हूं कि कांग्रेस जो है वो जो भी कर रही है वो ईर्ष्या, कुंठा और हताशा के वशीभूत होकर के ये मरवाही चुनाव को जीतना चाहते हैं। जबकि मैं आपको बता दूं, ये भरसक प्रयास में है कांग्रेस के न तो अमित जोगी वहां खड़े हो सकें और न ही ऋचा खड़ी हो सके। लेकिन मैं बता देता हूं उन लोगों को आपके माध्यम से
कि जो भी खड़ा होगा वहां पर एक कार्यकर्ता भी अगर जकांश का खड़ा होगा तो भारी मतों से जीतेगा। फिर क्या बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी इस्तीफा देंगे अपने पद से? ये जातिवाद का जिन्न जो इन पर सवार है वो ऐसा लगता नहीं कि ये दिल से भी कांग्रेसी हैं या दिमाग से भी, क्योंकि इंदिरा जी के समय के मुझे याद है स्लोगन, क्योंकि मैं तो कांग्रेसी विचारधारा का ही हूं, लेकिन जात पर ना पात पर इंदिरा जी के बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा लगाया करते थे। और आज उनके ही ये उत्तराधिकारी लोग जो हैं वो जात पात का खेल खेल रहे हैं। अरे क्यों? अरे जोगी जी से डरते थे तो बात समझ में आती है, रेणु जोगी जी से डरते थे समझ में आती है, आज उनकी बहू से भी डर रही है। लेकिन रिजवी साहब खड़े होने के देख लो, क्या हो गया दम है जो तो 2020 तक, सुन तो लीजिए, 2020 तक अगर आपके पास जी। किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं है, अगर मैं अपने आप को आदिवासी कहूं और मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, अगर मैं किसी दूसरी जाति का हूं और अगर मेरे पास जातिगत प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर उसकी एट ए टाइम मुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? क्या यही बी प्लान था कि अगर अमित जोगी की जाति को लेकर कोई सवाल फंसता है तो फिर ऋचा जोगी को आदिवासी चेहरा बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया जाए? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि मैं तो ऋचा जोगी के पिताजी पीआर साधु को भी जानता हूं, उनसे मेरी बात भी हुई थी। तो मैंने एक बार पूछ लिया था कि क्यों साधु जी आप जो कन्वर्ट हुए हैं तो आपकी ओरिजिनल जाति क्या थी? तो बोले हम लोग गोंड थे। ये शब्द आज भी मुझे याद हैं, क्योंकि अक्सर उनसे मेरी मुलाकात आदरणीय विद्याचरण शुक्ल के निवास में हुआ करती थी और मेरे बड़े अच्छे मिलने वालों में भी थे। तो फिर 2018 तो के उनसे नामांकन आज भी जो प्रमाण पत्र दिया गया है सामान्य जाति को दर्शाया गया, क्यों 5,000 की जगह 10,000 जमानत राशि मैं ये जमा की कहता गई? हूं कि जब देखिए जब जागो तभी सवेरा, जब जरूरत पड़ती है ना, जब देखा उन्होंने कि इस तरह से ये अमित जोगी के पीछे पड़ गए हैं, नहीं तो उनके पिताजी को पता था कि हम राज्यपाल को बताए हुए राज्यपाल के आदेशानुसार सवाल यही है ना रिजवी साहब। हाँ विजय को भाई मैं बोलता हूं, देखिए मेरा ये कहना है कि जो सर्टिफिकेट आज दिया गया है जब तक वो रद्द नहीं होता है तब तक वो उसी जाति की मानी जाएंगी जो नायब तहसीलदार ने जो बना के दिया है। आपको लड़ना है लड़िए ना, जोगी जी तो 20 साल से लड़ते रहे और हमेशा जीतते रहे और उनके विरोधियों को मुंह की खानी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि आप किसी प्रमाण पत्र को रद्द कराने की प्रक्रिया होती है। आपने आखिर जोगी जी के प्रमाण पत्र के लिए एक आयोग गठित किया, समिति गठित की, आपको भी चाहिए कि इसकी समिति गठित करिए और जब तक लड़ लीजिए, उसके बाद वो चुनाव उनका अवैध हो जाएगा। अगर केदार जी फिर तो यही बात हुई ना कि जब तक चलता रहेगा तब तक जोगी जाति का मामला, जब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव होते रहेंगे तब तक इसी तरह से जिंदा रहेगा। जब जब कमेटी बनती रहेगी, कमेटी पर सवाल खड़े होते रहेंगे, चाहे कोई भी रिपोर्ट निकलकर सामने आए, जैसा पहले होते रहा। देखिए बहुत स्पष्ट है, मैंने अपने पहले ही जवाब में कहा था कि कांग्रेस पार्टी कितनी षड्यंत्रकारी पार्टी है वो देखे। आज 2020 में कांग्रेस की सरकार है और उसी सरकार के एसडीएम अगर कोई जारी करते हैं, तहसीलदार जारी करते हैं कि ये फला जाति की है, उसी सर्टिफिकेट पे ये प्रश्न उठाते हैं। क्या इनके जो तहसीलदार और एसडीएम हैं क्या वो कानून नहीं जानते? और उनके जारी करने के बाद ने भी खड़े किए ना, मैं 18 बिंदुओं का प्रमाण पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया है, उन्हीं में ये तमाम चीजें उन्होंने पॉइंट आउट की हैं। आज जो बात हम कर रहे हैं वो वहां के चुनाव के संबंध में और कांग्रेस के बयान के संबंध में कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस पार्टी को षड्यंत्रकारी कह रहा हूं कि उसके एसडीएम और तहसीलदार को, क्या वो एसडीएम और तहसीलदार नहीं मानती? क्या उनको निलंबित कर रही है? क्या उनके निलंबन के पहले ये बात कह रही है कि ये सर्टिफिकेट जाली और राज्यपाल के पास जा रहे हैं? अरे आप उस तहसीलदार के पास पहले जाइए ना जिसने इसको जारी किया है, एसडीएम के पास जाइए। आप एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए, मैं जो षड्यंत्रकारी कह रहा हूं बात को समझिए, एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए आप राजभवन जाते हैं, आप उस तहसीलदार और एसडीएम से पूछते नहीं चिट्ठी लिख के कि आप कारण बताइए कि इसको क्यों जारी कर दिया, अगर आप जान रहे हो आदिवासी नहीं है। ये खाली राजनीतिक खिलवाड़ है और कांग्रेस भयाक्रांत है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से वहां कांग्रेस हारने वाली है। राजभवन तो नेताम साहब भी गए ना, सवाल तो मेरा यही है ना केदार जी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मसले को, इस मामले को उठाकर
इनडायरेक्ट वे में कहीं कोई फायदा पहुंचाने की कोशिश हो, जिस तरह के आरोप लगातार बीजेपी पर लगे हैं। सवाल इसलिए है क्योंकि अमित जोगी ये कह रहे हैं कि जोगी की बहू पर सवाल खड़े किए, अब मरवाही की जनता जवाब देगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है, राजनीति का अखाड़ा है और षड्यंत्रकारी अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 वर्षों में काम किया है, विकास का, आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाया है। आज आदिवासी भाइयों के बच्चे प्रयास संस्था, फोटो कैबिन स्कूल के माध्यम से और दिल्ली में भी कोचिंग सेंटर है जहां से वो डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। हम तो सीधी बात जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी वर्ग है उसकी भलाई के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर जाएगी। और तो फिर सुरेंद्र शर्मा जी, सवाल खड़ा होता है कि जब छत्तीसगढ़ में तमाम राजनीतिक दल आदिवासी हितैषी हैं, तो फिर जोगी परिवार को आज तक क्यों इस तरह से जूझना पड़ रहा है नहीं है? स्पष्ट करिए और फिर उसका नया प्रमाण पत्र जारी करके आगे बढ़ चलिए। क्यों हर बार चुनाव के दौरान ये मुद्दा उठता है? तहसीलदार के पास जाइए, राजभवन क्यों जा रहे हैं? सुरेंद्र शर्मा, तहसीलदार ने जारी किया, आपकी सरकार ने जारी किया, इसका कौन जवाब देगा? देखिए, ये आज के परिचर्चा से एक बात तो साबित हो गया कि केदार जी सही बोल रहे हैं। पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी की, और दोनों मिलके मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा कह रहे हैं। अब सवाल ये है, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। तो फिर बेसुरे क्यों बन रहे हो बीच में? नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, आज तक मेरे जाति पर प्रश्न नहीं पैदा। केदार गुप्ता जी गुप्ता हैं, इनके जाति पर कभी प्रश्न पैदा नहीं हुआ। इकबाल अहमद भाई जो है मुस्लिम है, उनके जाति पर कभी प्रश्न पैदा नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या है योगी परिवार कि जिनके जाति का ही आज तक पता नहीं चल पाया, जाति ही निश्चित नहीं हो पाया? जाति के निर्धारण का सरल तरीका ये है कि मैं अगर शर्मा हूं तो मेरा रिश्तेदार कोई तिवारी होगा, कोई पांडे होगा, कोई चतुर्वेदी होगा, गुप्ता जी का कोई इसी तरह का होगा। तो ये अगर प्रमाण पत्र जारी हुआ है तो हमको कहाँ जाना चाहिए और हमको कहाँ नहीं जाना चाहिए, इस बात का तय तो हमारी पार्टी करेगी ना। इस बात का तय भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी कि हमको कहाँ जाना है। और हमारे कानून के लिए तो तहसीलदार के पास ही जाना होगा, रिश्तेदारों को मत ढूंढो, अपने तहसीलदार को पूछो कि जारी कैसे कर दिया सुरेश भैया। नहीं, उसको पूछने का तरीका ही है, राज्यपाल के जाने का मतलब ये है, तहसीलदार एक न्यायालय होता है। आप खाली राजनीतिक षड्यंत्र करना चाहते हो, एक अफवाह फैलाना चाहते हो। आप कानूनी रूप से कानून के पास जाइए और आप अपने तहसीलदार को निलंबित कर दिए क्या? मैं पूछता हूँ महाराज, आप ब्राह्मण देवता है, आपने तहसीलदार या एसडीएम को सस्पेंड किया क्या, जिससे पत्र जारी किया है, जिसने ये सर्टिफिकेट जारी किया है? आप सीधा राजभवन जाते हो, मतलब आप हल्ला मचाना चाहते हो, समाचार छपाना चाहते हो। अरे कानून आपके अधिकारी ने गलत किया है, आप सस्पेंड कर दें। लोकतांत्रिक तो क्यों राजभवन चले गए? राजभवन क्यों चले गए? इस सबसे इतर केदार का सवाल मेरा भी ये है, इस सबसे इतर केदार का सवाल मेरा भी यही खड़ा होता है, सशक्त विपक्ष की भूमिका क्या बीजेपी प्रदेश में निभा पा रही है? अगर इस तरह की अराजकता का माहौल है, अगर कोई अधिकारी इस तरह से बिना तथ्यों के आधार पर कोई पत्र जारी कर रहा है, तब फिर विपक्ष के नाते सवाल आपको भी खड़े करने चाहिए। अगर आदिवासी जाति के मामले में अगर कहीं कोई पेच फंसा हुआ था, तब सवाल आपको भी खड़े करने चाहिए थे। नहीं, देखिए, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस अधिकारी ने ये सर्टिफिकेट जारी किया है, पहले तो सरकार उसकी जांच बिठाती अगर सरकार को संदेह है तो, और उसके बाद फिर उसका निलंबन करती, फिर राजभवन जाती ना। अभी ये ना जांच बिठा ले ना निलंबन किया, ये राजभवन गए क्योंकि इनको राजनीतिक रोटी सेकना है, ये गलत है, वो सही है। और सीधी बात है, आपकी सरकार जारी करती है और जाते हो राजभवन। अरे क्या षड्यंत्रकारी पार्टी है भाई कांग्रेस पार्टी, और उसी अजीत जोगी को आप मुख्यमंत्री बनाते हो, सबसे पहला कि आदिवासी है, और आज खड़े हो पुराना मामला हो गया ना, नया मामला तो नेतान साहब लेकर आ गए हैं ऋचा जोगी की जाति के मामले को लेकर। उस पर बीजेपी क्यों कुछ नहीं कह पा रही है? उस पर क्यों लगातार बीजेपी कांग्रेस पर आरोप मर रही है? अपनी बात भी तो स्पष्ट करे ना कि हाँ हमने कहा है और जो गलत है वो गलत है, लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगा। रिजवी साहब, मेरा सवाल यह है कि क्या जानबूझकर जोगी परिवार की जाति के मामले को बार बार चुनाव में घसीटा जाता है, जिसका फायदा किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल को होता है? और अगर ऐसा है तो फिर क्यों? बिल्कुल सही है, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत जोगी परिवार के व्यक्ति की ही होना है।
और उनको नीचा देखना है। और ये उनमें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स को ये छुपा नहीं पा रहे हैं और तरह तरह के केवल इनके बिल्कुल 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 मैं आपको रोकना चाहूंगा और इस वक्त एक बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं। बेहद दुखद खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रखे हैं। रामविलास पासवान का निधन हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिनके निधन की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। रामविलास पासवान का निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री है रामविलास पासवान, जिनके निधन की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री, जिनका निधन हुआ है, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना लगातार की जा रही थी, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो रामविलास पासवान भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक रहे हैं। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। वे 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। तो 5 जुलाई 1946 में विजन में और लगातार अपने राजनीतिक अनुभव का लाभ वे लगातार देते रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी निरंजन हमारे साथ जुट चुके हैं। निरंजन, क्या ताजा जानकारी? देखिए, जिस तरह से रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने अभी ट्वीट कर जानकारी दी कि मेरे पापा नहीं रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसे साफ जाहिर है कि रामविलास पासवान का अभी कुछ देर पहले सरिता बिहार के पास एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में निधन हुआ। आपको मैं बता दूं कि 1969 में रामविलास पासवान पहली बार चुने गए थे विधायक। 2019 में रामविलास पासवान ने पूरे किए थे चुनावी राजनीति के 50 वर्ष। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 6 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री के रूप में रहा था। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, क्योंकि 50 साल से उन्होंने जिस तरह से बिहार का एक राजनीतिक नेतृत्व किया था, यानी कुल मिलाकर कहें तो पिछले विश्वनाथ प्रताप सिंह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो कैबिनेट मंत्री के रूप में रहे हैं। इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे। पिछले 3 अक्टूबर का उनका लंग्स यानी हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और लगातार लंग्स में उनका जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, यानी लंग्स का काम करना बंद कर दिया था। 35% लंग्स उनका काम कर रहा था और पिछले 3 अक्टूबर को उनका उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ, लंग्स का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। और लगातार पिछले 3 महीनों से, यानी से लगातार 2 महीने से हॉस्पिटल में थे और उनकी हालत दयनीय बनी हुई थी। लेकिन 3 अक्टूबर को जिस तरह से उनका ऑपरेशन हुआ, तो ये जरूर प्रयास लगाए जा रहे थे कि उनकी हालत में सुधार, उनकी तबीयत में सुधार जरूर होगी। लेकिन अंततः जिस तरह से अभी कुछ देर पहले उनका निधन हुआ, ये जरूर बिहार की राजनीति और भारत की सियासत की राजनीति में एक शोक का लहर दौड़ गया है। और लगातार हम कहें कि उनकी पूरी जो जिंदगी का है कार्यकाल है, यानी 75-76 की उनकी आयु अभी हो रही है और 25 साल से वो एक मंत्री के रूप में रहे हैं। कई मंत्रालय को संभाला है उन्होंने। देवगौड़ा के समय में रेल मंत्री थे, गुजराल के समय में रेल मंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में श्रम मंत्री थे और अभी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में भी उन्होंने मंत्री है। कई मंत्रालयों को उन्होंने संभाला है। ऐसी बात नहीं है कि रामविलास पासवान एक जिस तरह से बिहार की राजनीति को लेकर के लगातार नेतृत्व कर रहे थे, एक बड़ी क्षति है। जी निरंजन, यही सबसे बड़ी खूबी भी थी उनकी कि चाहे कोई भी सरकार रखी हो, वो सरकार के इतने करीबी हो जाते थे कि मंत्री पद तो मिलता ही था, लेकिन उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मसलों में उनकी जो सलाह है, उनकी जो बातें हैं, वो बड़ी गंभीरता से सुनी भी जाती थी। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात आपने कही कि वो अब देख सकते हैं कि मनमोहन
सरकार में भी वो मंत्री थे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, देवगौड़ा में मंत्री थे, कुमार गुजराल में मंत्री थे, विश्वास प्रताप सिंह के टाइम में मंत्री थे और अभी बीजेपी की सरकार है, सही मंत्री है। यानी अब बात कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे, जनता दल में मंत्री रहे और बीजेपी में मंत्री, यानी सभी सरकारों में मंत्री है कि ऐसे एकमात्र मैं बात करूं। बिल्कुल, और यही उनकी खूबी को भी दर्शाता है कि वो किस तरह से करीबी सभी के रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना वायरस महामारी ने भारत में पानी के संकट को और बढ़ा दिया है। एक संरक्षण हिट हुआ है जिसमें स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी असर पड़ा है। न्यूज 18 में हम अपने नेटवर्क वाइड अभियान मिशन पानी के माध्यम से भारत में पानी के संघर्ष को उजागर कर रखे हैं, जहां हमने मंत्रियों से लेकर स्कूली बच्चों तक को अभियान का हिस्सा बनाया है। जैसे जैसे देश में महामारी बढ़ती जा रही है, पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है, जिसके लिए जल संरक्षण और ज्यादा जरूरी हो गया है। हम न्यूज 18 में मिशन पानी के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय अभियान स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए तहे दिल से कोशिश कर रहे हैं। मिशन पानी जागरूकता बढ़ाने के लिए संकल्प लेता है, बातचीत को आगे बढ़ाता है, साथ ही स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन की सक्रियता को भी बढ़ाता है, जो हमारी सुरक्षा और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए हम और आप मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं, सुरक्षित भविष्य के लिए आगे बढ़ें और जल रक्षक बने। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।